हेलो टू क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। यदि आप टीजीटी, पीजीटी और नेट से संबंधित की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आप सही चैनल पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फैक्ट पढ़ाया जाता है और ऐसे समझाया जाता है जो आप किताबों में पढ़े होते हैं लेकिन आप उसे याद नहीं कर पाते हैं। और देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप YouTube पे समय दे रहे हैं तो आप अपनी तैयारी ऐसे करिए जिससे आप संपूर्ण, अगर इतिहास से कहीं से भी क्वेश्चन बनता हो तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आएँ। तो लगे रहिए मेरे साथ और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम विस्तार रूपक आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है और आप लगे रहिए मेरे साथ। तो मैं चलता हूँ सीधे पॉइंट पे। पूर्व इस्लाम काल में, जो पूर्व इस्लाम काल था उसमें अरबों के बीच वंशावली लिखने की एक परंपरा थी। क्या था कि जब अरबों का शासन चल रहा था तो उसके पूर्व इस्लाम काल था, तो उसमें जो वंशावलियाँ होती थी उन्हीं को एक क्रमबद्ध रूप में लिखने की परंपरा विकसित हुई थी, जिन्हें अंसब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंसब कहा जाता था। तो आपके एग्जाम में यही देखने के लिए मिल जाएगा कि अंसब क्या था। तो अंसब क्या था कि अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की एक परंपरा थी, उसी को अंसब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंसब कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। हजरत मोहम्मद के जीवन काल का जो संकलन है उसे सीरत में किया गया है। यानी हजरत मोहम्मद के जो जीवन का संकलन किया गया है, किस में किया गया है? सीरत में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। युद्धों के वृत्तांत को आपके एग्जाम में यदि आ जाए तो बहुतों लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि मध्यकालीन इतिहास में युद्धों के वृत्तांत को किस रूप में संकलित किया जाता था, बताइए। क्वेश्चन आप सुने थे कभी? क्या लग रहा है बताइए, चेक करके देखिए, याद करके देखिए, किसी से भी पूछ के देखिए, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा मगाजी। युद्धों के वृत्तांत को मगाजी के रूप में संकलित किया गया था। ठीक है। मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब, जो मध्यकालीन प्रशस्ति होते थे उसके लिए मध्यकालीन इतिहास में मनाकिब एवं फजायल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मध्यकालीन इतिहास में या इतिहास में प्रशस्तियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो यह ध्यान में रखिएगा, मनाकिब या फजायल नामक शब्दों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है। जो प्रशस्त था उसमें एक लेखक थे बदरुद्दीन, उन्होंने रचा था क्या? शाहनामा। क्या रचा था? शाहनामा रचा था। आप लोग फिरदौसी का शाहनामा सुने होंगे लेकिन बदरुद्दीन का शाहनामा नहीं सुने होंगे। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है बदरुद्दीन, और ये जो शाहनामा है तो मोहम्मद बिन तुगलक को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बदरुद्दीन या बद्र-ए-चाच, बदरुद्दीन को बद्र-ए-चाच के नाम से भी जाना जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का प्रमुख कवि था। जो बदरुद्दीन या बद्र-ए-चाच था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का क्या था? प्रमुख कवि था। तो इसे आप ध्यान में दीजिएगा। देखिए, ये वन लाइनर है और ऐसे क्वेश्चन है जी, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मान के लिए एग्जाम में 100 में 10% लोग ही कर पाएंगे, और यही 10% जो लोग क्वेश्चन को करते हैं उन्हीं का क्या होता है? सिलेक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लाके दिया जा रहा है, तो इसे मेहनत को समझिए और याद करने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में अन्य ऐसे सारी पुस्तकें हैं जो आपके इतिहास में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो लाया हूँ लेकिन उसकी बहुत विशद रूप में उसको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तब भी कुछ उसमें से संक्षिप्त करके लाया हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। जैसे देखिए, तारिक-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तो तारिक-ए-फिरोजशाही की रचना शम्स-ए-सिराज अफीफ ने किया था। कौन किया था? शम्स-ए-सिराज अफीफ ने किया था। चचनामा की रचना किसने की थी? तो चचनामा की रचना आपका किया गया था अली अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा किया गया था। जो अरबों का सिंध विजय है, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि चचनामा में किसका उल्लेख किया गया है, तो चचनामा में अरबों की सिंध विजय, क्या
अरबों की सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में किया गया है और किस ग्रंथ में किया गया है? तो आप जानते हैं कि चचनामा में किया गया और किसका ये है? तो लेखक अली अहमद का। क्या है? लेखक या इतिहासकारक अली अहमद का है। और यह मोहम्मद बिन कासिम के अभियान जो था उसके बारे में, यह एक प्रमाणिक स्रोत है। क्या है? प्रमाणिक स्रोत है। और जैसा जानते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने अरबों पे क्या किया था? वो अरब था, उसने भारत पे आक्रमण किया था और कहाँ किया था? सिंध पर किया था। और सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। और दाहिर उनकी 2 पुत्रियों को, यानी दाहिर का शासन था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने दाहिर की 2 पुत्रियों को, जो वहाँ के खलीफा थे वाहिद, वहाँ पे ले गया था। तो उन लड़कियों के द्वारा कुछ ऐसा क्रियाकलाप किया गया कि जो वहाँ के खलीफा वाहिद थे उन्होंने स्वयं क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए कि पहले तो आप इतना ही जानते हैं कि चचनामा में क्या है। चचनामा किसकी रचना है? तो चचनामा लेखक अली अहमद की रचना है। उसके बाद इसमें सिंध विजय वृत्तांत की व्याख्या की गई है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने और जो भारत पे आक्रमण किया था, जहाँ पे कहाँ पे किया था? सिंध पे किया था। और सिंध पे किसका शासन था? दाहिर का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किताबुल उल हिंद। किताबुल उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। और यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बरूनी की जो पुस्तक थी किताबुल हिंद, वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। और सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद भी किया गया है। किसने किया है? तो किन महोदय ने किया है? तो एक राइटर हैं सचाऊ। कौन है? सचाऊ। सचाऊ ने किताबुल हिंद की रचना अंग्रेजी में इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से किया है। किसके नाम से? इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और इसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया। तो रजनीकांत शर्मा ने किताबुल हिंद की रचना हिंदी भाषा में भी किया है। तो रजनीकांत शर्मा ने किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया और 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक जो लास्ट उसका आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पे, जो 1025 में किया था, उसी के समय वो महमूद गजनवी के साथ ही अल बरूनी भारत आया था। अगर एग्जाम में पूछ दे और क्वेश्चन बना भी हुआ है पीसीएस में कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आने के पहले वो कहाँ पे था? तो खीवा वंश के अंतिम शासक, कहाँ? खीवा वंश के अंतिम शासक ख्वारिज्म शाह की सेवा में अल बरूनी था। ठीक, कहाँ था? खीवा वंश के ख्वारिज्म शाह की सेवा में था। लेकिन जब अल बरूनी क्या करता है? ख्वारिज्म शाह पे आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद ख्वारिज्म शाह को क्या करता है? विजित करता है। और उसी समय उसे अल बरूनी क्या होता है? मिलता है। और उसी के साथ वो शिक्षा दीक्षा में जो उसे ज्ञान लगता है कि हाँ अल बरूनी में कोई प्रतिभा है, उसे अपने साथ लाता है। और जब भारत में आक्रमण करता है तो भारत भी महमूद गजनवी के साथ आता है। जो किताबुल उल हिंद रचना है अल बरूनी की, इसमें विशेषकर क्या लिखा गया है? तो पवित्र स्थान, यहाँ पे इसने बहुत सारी बातों को लिखा है, लेकिन उसने विशेषकर पवित्र स्थानों पर, क्या? पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रह कार्यों के निर्माण का उच्च कोटि की प्रशंसा भी किया है। अगर एग्जाम में बन जाए कि अल बरूनी की पुस्तक में जो किताबुल हिंद है उसमें विशेषकर क्या दिया गया है? तो पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रह के कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रशंसा किया गया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बरूनी प्रथम मुसलमान था। तो एग्जाम में कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट से लगा लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? आईएमपी लगा लीजिए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो अल बरूनी था वो प्रथम मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल बरूनी ने सबसे बड़ी सूची किसकी दी है? तो शूद्रों की। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में जो सबसे बड़ी सूची दी है वो शूद्रों की दी है। और साथ ही उसने 8 प्रकार के चंडालों का उल्लेख भी किया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो किताबुल हिंद की रचना से इतनी तथ्य आपको मिल गया है जो आपके एग्जाम के लिए
क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो इसके अगले के जो अगले किताब है, मतलब इसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछता है, तो मैं उसे वन लाइनर के रूप में लाया हूँ। इसे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। एकदम मान के चलिए 101%, 101% की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। ताजुल मासीर, ताजुल मासीर की रचना किसने की थी? तो आप जानते होंगे कि इसकी रचना हसन निजामी, आपको इतना ही पता होगा, लेकिन इसका पूरा नाम भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में यदि याद है तो आप कंफ्यूज ना हो। ताजुल मासीर की रचना सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने किया था। किसने? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रिवीजन कर लीजिए। ताजुल मासीर की रचना किसने की थी? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। तबकात ए नासरी, तबकाते कहीं दे देगा, कहीं तबकात दे देगा, तो तबकाते ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया था। किसने किया था? तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया था। किसने किया था? मिनहाज उस सिराज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही एवं फतवा जहादीरी, तारिक ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहादीरी की रचना किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि तारिक ए फिरोज शाही या फतवा ए फिरोज शाही, नहीं सॉरी, फतवा ए जहादीरी, क्या है? फतवा ए जहादीरी की रचना तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। देखिए, तारिक ए फिरोज शाही और आप लोग ध्यान रखिएगा, दो तारिक शाही हैं, तारिक ए फिरोज शाही दो है, एक तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है और एक तारिक ए फिरोज शाही आपका शम्स ए सिराज अफीफ का है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर तारिक ए फिरोज शाही पूछता है तो आपके ऐसे एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, नहीं तो जियाउद्दीन बर्नी देगा, नहीं तो शम्स ए सिराज अफीफ देगा। और एक फतुहात ए फिरोज शाही है, तो उसमें आप और कंफ्यूज मत होइएगा। तो तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादीरी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, और स्पेशल एक तारिक ए फिरोज शाही के नाम से है, तो उसकी रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने किया था। और एक फतुहात ए फिरोज शाही या फतवा ए फिरोज शाही है, जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, जो तुगलक वंश के तीसरे शासक रहते हैं फिरोज शाह तुगलक, और इनका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहता है। तो यही फिरोज शाह तुगलक हैं, इनकी आत्मकथा है फतवा ए फिरोज शाही या फतुहात ए फिरोज शाही। तो इसे आप लोग अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी करिए और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सही करके आइए। इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग बहुत कम लोग को मिला हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, फुतुह उस सलातीन। देखिए, इतिहास का ऐसा कुछ नाम है किताब का कि किताबों में अलग अलग नाम से थोड़ा बहुत मात्रा का अंतर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो एकदम 100% श्योर है। तो फुतुह उस सलातीन के लेखक जो हैं, हम लोग इतना ही जानते हैं, फुतुह उस सलातीन के जो लेखक हैं इसामी हैं। क्या हैं? इसामी हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी। तो फुतुह उस सलातीन के लेखक हैं या रचनाकार हैं ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कामिल उत तवारिक, क्या है? कामिल उत तवारिक की रचना शेख अब्दुल हसन या इब्नुल असीर ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कामिल उत तवारिक की रचना किसकी है। मैं 100% बात कर रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने लोग देखेंगे, इसका आंसर 100 में 1 से 2% लोग जान रहे होंगे। कामिल उत तवारिक की रचना किसने की थी? तो कामिल उत तवारिक की रचना शेख अब्दुल हसन या इब्नुल असीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारिक ए सिंध, तारिक ए सिंध या तारिक ए मासूमी के नाम से भी इसी किताब को जाना जाता है। तो तारिक ए सिंध की रचना किसने किया था? मीर मोहम्मद मासूम। किसने किया था? मीर मोहम्मद मासूम ने इस पुस्तक की रचना की थी। किसकी? तारिक ए सिंध की, जो चचनामा पर आश्रित है। और एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चचनामा पर आश्रित है? तो तारिक ए सिंध, क्या है? तारिक ए सिंध जो है या तारिक ए मासूमी जो है चचनामा पर आश्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तारिक ए यामनी, क्या है? तारिक ए यामनी या किताब उल आमनी, तारिक ए यामनी या किताब उल यामनी के लेखक कौन है?
तो उत्बी महोदय हैं। कौन है? उत्बी महोदय हैं। और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया है। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग फारसी भाषा को ट्रिक नहीं करेंगे। यहाँ पे तारिक ए यामनी या कुताबुल ए यामनी जो है आपका वो अरबी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक हैं उत्बी महोदय। कौन है? उत्बी महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारिक ए मसूदी, तारिक ए मसूदी की रचना किसने किया है? तो तारिक ए मसूदी की रचना अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने किया है। आप लोग बैहाकी का नाम सुने होंगे, लेकिन पूरा नाम इनका आज सुन लीजिए कि तारिक ए मसूदी की रचना जो है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने किया था। बस इतना जानिए कि तारिक ए मसूदी की रचना अल बैहाकी, आप इतना ही याद रखिए, अल बैहाकी ने किया था तारिक ए मसूदी की रचना। और इसने एक और किताब की रचना की थी, उसका नाम है तारिक ए सुबक्तगीन। क्या है? तारिक ए सुबक्तगीन। और की रचना किसने की थी? अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तारिक ए मसूदी और तारिक ए सुबक्तगीन। तारिक ए मसूदी, तारिक ए सुबक्तगीन की रचना अबुल फजल बैहाकी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तारिक ए मुवरशाही, तारिक ए मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है। तो तारिक ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेहला, तो रेहला का नाम तो आप लोग बहुत लोग सुनेंगे, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो रेहला की रचना, रेहला एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। किसने? इब्न बतूता ने किया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आए थे 1333 ईस्वी में। कब आए थे? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भी आप जान लीजिए, जिससे आपको आसान ही लगे। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और इसी बीच जो इब्न बतूता थे भारत आए थे। ये मोरक्को अफ्रीका के यात्री के रूप में आए थे। देखिए आगे नेक्स्ट लिखा भी गया है कि यह जो इब्न बतूता थे वो अफ्रीका यानी मोरक्को के यात्री थे। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह। क्या था? अब्दुल्ला था। क्या? शेख फतेह अब्दुल्लाह इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मालफुजात, मालफुजात एवं तिमूरी, मालफुजात तिमूरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह तैमूर की आत्मकथा है। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि तैमूर की आत्मकथा इनमें से कौन है, तो आप निश्चित ही कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको न्यू लग रहे होंगे। और आजकल कंपटीशन दिन पर दिन टफ होता जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को क्या करिए, उस हिसाब से रखिए जिससे आप उस एग्ज़ाम की चुनौती को स्वीकार कर सकें। तो मालफुजात ए तैमूरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। और ये क्या है? एक तैमूर की आत्मकथा है। क्या है? तैमूर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखा गया। जानते हैं तैमूर तुर्क का था, तो तुर्की भाषा में लिखा भी गया है। जफरनामा, जफरनामा क्या है? तो जफरनामा सारफ उद्दीन अली याजिद द्वारा लिखा गया है। क्या है? कि जफरनामा सारफ उद्दीन अली याजिद द्वारा लिखा गया है। और ये तैमूर के पुत्र जो थे उन्हीं के संरक्षण में लिखा गया। जफरनामा के लेखक क्या हैं? सारफ उद्दीन अली याजिद लिखे हैं। और ये तैमूर के जो पुत्र थे उन्हीं के संरक्षण में लिखा गया है, जो तैमूर की जीवन गाथा है। नेक्स्ट चलते हैं। वाकिया मुस्ताकी, वाकिया मुस्ताकी या तारीख मुस्ताकी। तो वाकिया ए मुस्ताकी या तारीख ए मुस्ताकी की रचना रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने किया था। क्या किया था? रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। तो अमीर खुसरो का जो लोकप्रिय नाम था तोता ए हिंद था। क्या था? तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। और यह सुल्तानों का लगभग 8 शासन देखा था। कितना? 8 शासन देखा था सुल्तानों का। 8। आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो 8 वंशों का यानी वह 8 शासकों का क्या है? 8 शासकों का शासनकाल देखा था। तो अमीर खुसरो जी हैं। और अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस रचना को आप लोग याद करिए। इतिहास में कुछ ऐसे होते हैं कि आपको रटना ही पड़ता है। तो 1-2 बार पढ़िए, लिखिए और याद करने की कोशिश करिए।
लेकिन ये है कि आपको एक जगह मटेरियल आपको मिल जा रहा है तो आप आसानी से पढ़िए और आसानी से आप याद करिए। देखिए ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, एक ऐसा चैनल है आपको तैयारी के उद्देश्य से, ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको समय, देखिए आप समय यदि दे रहे हैं तो आप अपनी ऐसी तैयारी करिए कि आपको अंदर से लगे हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यदि एक समय आपका निकल जाएगा तो आप कितने साल पीछे हो जाएंगे, ये सोचिए। इसलिए अपनी तैयारी को एक ऐसे लेवल से करिए कि आप जब भी एग्ज़ाम दें तो आप उसमें क्वालिफाई कर लें। थोड़ा समय लगे ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट यही है, आप जितना अधिक से अधिक परिश्रम करिए और अधिक से अधिक रिवीजन करिए। देखिए पढ़ने का सबसे क्या है, आप देखते हैं कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई शिव चालीसा पढ़ता है, कभी याद करता है? नहीं याद करता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते डेली उसको कुछ दिन के बाद याद हो जाता है। तो ऐसे ही आप अधिक से अधिक रिवीजन करिए, पढ़िए, सोचिए, रिवीजन करिए, आपको आसानी से सब्जेक्ट जो भी हैं आपको याद होने लगेंगे और समझ में भी आने लगेंगे। ठीक है, इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। कीरान उस सादेन, जो अमीर खुसरो हैं उनकी प्रमुख रचना है कीरान उस सादेन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हैं? मिफ्ताह उल फतूह। ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो के हैं। कीरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फतूह, खजायन उल फतूह। क्या है? खजायन उल फतूह। आशिका नुस, आशिका भी एक उनकी रचना क्या है? आशिका। और नूह सिपहर, क्या है? नूह सिपहर भी उनकी रचना है। तुगलकनामा, तुगलकनामा है तो गयासुद्दीन तुगलक को मत लगाइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को मत लगाइएगा, फिरोज तुगलक को मत लगाइएगा। अगर तुगलकनामा आता है तो आप आंसर अमीर खुसरो को लगाएंगे। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक है, और नेक्स्ट है एजाज ए सुखरवी। क्या है? एजाज ए सुखरवी की रचना भी अमीर खुसरो। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बहुतों लोग से गलती हो जाएगी। तो फिर देख लीजिए, कीरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फतूह, खजान उल फतूह, आशिका, नूह सिपहर, तुगलकनामा, एजाज सुखरवी, ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो के हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो इतिहास पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी एकदम क्या हो, बैकग्राउंड उनका 0 लेवल से है, अच्छे लेवल से तैयारी करें और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो ऐसे ही जोरदार आपको मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी में एक नई दिशा दे सकेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।